नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारे खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज कर चुकी हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चली है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा और वहीं 13 मई को दोनों चरणों के मतदान के नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के लिए हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3492 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगर नगर पंचायत सदस्य की बात किया रहे तो 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। और दूसरे चरण के जिलों की बात की जाए तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, साथ साथ सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में 11 मई को मतदान होने हैं। बात करेंगे 7 नगर निगम में जहां पर महापौर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आज बरेली को लेकर हम बात करेंगे। बरेली नगर निकाय चुनाव 2023 में बीजेपी से निवर्तमान मेयर उमेश गौतम के मुकाबला सपा समर्थित पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से डॉक्टर KB त्रिपाठी प्रत्याशी होंगे, तो वहीं बसपा से यूसुफ खान को प्रत्याशी बनाया गया है और AIMIM से सरताज अलवी प्रत्याशी बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। भूपेंद्र कुमार मौर्य समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में है। वर्तमान में बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम और सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। भाजपा ने जहां उमेश गौतम को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर को भी भारी जन समर्थन प्राप्त है, जिसकी वजह से वो लगातार बढ़त ले रहे हैं। डॉक्टर तोमर 2 बार पहले भी निर्दलीय ही जीतकर मेयर बन चुके हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें हल्के में नहीं ले रही है और धुआंधार प्रचार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री अरुण कुमार, जितिन प्रसाद और प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के साथ साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप भी रोज प्रचार कर रहे हैं और डॉक्टर तोमर जहां भी जा रहे हैं उन्हें अपार जनसमर्थन मिल रहा है। पिछली बार इन्हीं दोनों के बीच जीत हार का अंतर मात्र 13,000 वोटों का था और इसलिए कोई भी एक दूसरे को कम नहीं मान रहा है। बरेली में पिछली बार 2017 के चुनाव में भाजपा के डॉक्टर उमेश गौतम, सपा के डॉक्टर IS तोमर, कांग्रेस के अजय शुक्ला, बसपा के यूसुफ खान और आम आदमी पार्टी के नवनीत अग्रवाल प्रमुख उम्मीदवार के रूप में मेयर पद का चुनाव लड़े थे। बरेली नगर निगम में मेयर की सीट पर कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर नगर पालिका की सभी 4 सीटों का गणित बदल गया है। अधिकतर नगर पंचायतों की भी तस्वीरें बदल गई हैं और नई सूची से बने नए समीकरणों के चलते कई दावेदार लड़ने से पहले ही बाहर हो गए हैं और नगर निगम के 32 साल के इतिहास में बीजेपी को 3, सपा को 2 और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है। बसपा के हिस्से यह सीट कभी नहीं आई और 1989 में मेयर की जगह पर नगर प्रमुख का पद था और भाजपा के राजकुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। 1985 में यह सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई थी, तो वहीं बीजेपी के सुभाष पटेल नगर प्रमुख बने और साल 2000 में नगर प्रमुख की जगह पर इसका नाम मेयर हो गया। उसी दौरान ओबीसी सीट से डॉक्टर IS तोमर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और जीते। बाद में वह सपा में शामिल हो गए। 2005-6 में सामान्य वर्ग की महिला सीट हुई तो कांग्रेस की सुप्रिया एरन ने जीत हासिल की। 2012 में सीट सामान्य हुई और सपा से डॉक्टर IS तोमर चुनाव जीते। 2017 में भाजपा ने उमेश गौतम को चुनाव लड़ाया और उन्होंने जीत हासिल की। नगर निगम क्षेत्र में 8.32 लाख मतदाता है।
इसमें करीब 1 लाख मतदाता नए हैं। युवाओं की संख्या करीब 2 लाख है और सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 3 लाख के आसपास है। ओबीसी और एसटी की बात करें तो यह मतदाता करीब 3 लाख के आसपास है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 2 लाख के आसपास है। तो कुछ इस तरीके से मतदाताओं का समीकरण है। चलिए, आखिर सिटी का सरताज कौन होगा, इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष गुप्ता बरेली से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा और जानकारी आपसे यहां पर ये लेना चाहूंगा मैं कि किस तरीके से बरेली में समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को लेकर बात करें, युवाओं की संख्या भी 2 लाख के आसपास, सामान्य मतदाताओं को लेकर बात करें 3 लाख, अगर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बात करें तो उनकी भी संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। एसटी एसटी ओबीसी को लेकर बात करें, उनकी संख्या भी 2 लाख के आसपास है। यानी कि जो बैलेंस जो है बनता है वो काफी ज्यादा बैलेंस यहां पर नजर आ रहा है। किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं बरेली में जमीनी स्तर पर, आशीष? आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अब जी बताइए। जी आशीष, सवाल यही है कि जमीनी स्तर को लेकर बात करें, किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मतदाताओं को लेकर बात करें, युवाओं की संख्या 2 लाख के आसपास, सामान्य वर्ग के मतदाता उनकी संख्या 3 लाख के आसपास, एसटी ओबीसी एससी वर्ग के मतदाता हैं उनकी संख्या 2 लाख, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 2 लाख। तो किस तरीके से यहां पर जातीय समीकरण बन रहा है या किस तरीके से समीकरण बन रहा है? देखिए, मैं आपको पार्टी वाइज बताता हूँ पूरा। भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर डॉक्टर उमेश गौतम इस बार चुनाव मैदान में है और पिछली बार वो लगभग 13,000 वोटों से जीते थे और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है, उसको देखते हुए लगता है कि शायद विजयश्री उन्हीं के खाते में आएगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक उनके सामने जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आईएस तोमर, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और 2 बार बरेली के मेयर रह चुके हैं। जनता ने 10 साल उनका कार्यकाल देखा है और 10 वर्षों में उन्होंने ये साबित किया है कि वो एक अच्छे मेयर के रूप में शहर का विकास कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी तरह से उनको कोई कमजोर नहीं आंका जा सकता और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि जो डॉक्टर आईएस तोमर का वोट बैंक है उसमें किसी तरह से सेध लगाई जाए। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मोहम्मद यूसुफ जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो मुस्लिम प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से डॉक्टर केबी त्रिपाठी जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और डॉक्टर उमेश गौतम भी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर केबी त्रिपाठी को भी जो है एक कमजोर आंकना यहाँ पर भूल होगी। हालांकि बरेली में जो कांग्रेस का जनाधार है वो बहुत कम है, लेकिन सुप्रिया एरन जो कांग्रेस के टिकट से ही लड़ी थी, वो अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की थी। लिहाजा अगर केबी त्रिपाठी ब्राह्मण वोटों को काटते हैं तो निश्चित रूप से जो नुकसान होगा वो सीधे डॉक्टर उमेश गौतम को होगा, क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण वोट बैंक को, ब्राह्मण बनिया और कायस और जितने भी सवर्ण वोट बैंक है उनको भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। और अगर डॉक्टर केबी त्रिपाठी अच्छा लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जो डॉक्टर आईएस तोमर है, निर्दलीय प्रत्याशी है, वो 2 बार के मेयर रह चुके हैं, उनको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। और अगर यूसुफ अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी से, अगर वो मुस्लिम वोट काटते हैं तो डॉक्टर आईएस तोमर को नुकसान होने की संभावना है। जी चलिए, मनोज मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आशीष भी जानकारियां दे रहे हैं, आप किस तरीके से बरेली की इस लड़ाई को देखते हैं? अभिषेक जी, मैं फिर कहूंगा बरेली की लड़ाई इतनी आसान किसी के लिए नहीं। जो मौजूदा मेयर हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए, भाजपा के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए, वहां का समीकरण जाति धर्म के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अलग है और वो उन पुराने जोन्स में आता है जो पुराने, जैसे आगरा हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, तो वो वहां पे परंपरागत तरीके से नया करने को, कहने को। लेकिन दूसरी तरफ वहां के स्थानीय 7 विधायक, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी की देखें तो पूरी लाव लश्कर, एक बड़ी टीम, बड़ा संगठन चाहता है कि वहां का के नगर निगम पर उसका कब्जा हो। लेकिन प्रत्याशियों को अगर स्थिति देखेंगे, मुस्लिम 8 लाख के ऊपर वहां पे मतदाता है, लगभग 3 लाख के ऊपर मुस्लिम मतदाता है और जातीय समीकरण की बात मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूं क्योंकि अंततः पार्टियां भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्थानीय
का भी कहीं न कहीं एक मतलब होता है स्थानीय नगर निकाय चुनाव में। जो कुछ नगर परिसीमन हुआ, जिसमें कुछ नगर पालिका क्षेत्रों का भी क्षेत्र में का इधर से उधर हुआ है, लेकिन इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। जी लेकिन टक्कर तोमर की मैं अभी जिक्र आप कर रहे थे, मैं कर लूं, वहां बसपा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कारण ये जी कि जो मुस्लिम मतदाता है उसका रुझान अब तक, मतलब कल का क्या हो परसों क्या हो एक बात की बात होती है, लेकिन उसका रुझान कहीं न कहीं भाजपा को जो कड़ी टक्कर देगा या उसकी प्राथमिकता बसपा है। अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ घूम जाते हैं समय से पहले या वोट से पहले, तो भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर होने वाली बरेली में। परिणाम क्या होगा, वो पुराने मेयर यहाँ चुनाव जीतेंगे या हारेंगे या नया मेयर होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। कारण ये है कि जातीय समीकरण, वोटों को समीकरण और ध्रुवीकरण, ये सब चीजें बरेली में पहले भी रही। जी बिल्कुल। अब आशीष आपका रुख करना चाहूंगा, और जो वोट बैंक है उसको लेकर जानकारी, अगर वोट बैंक को लेकर बात करें, एसटी यानी पिछड़ा वर्ग का जो वोट है, चाहे महिलाओं का वोट बैंक जो है, युवाओं का वोट बैंक जो है, और मुस्लिम वोट बैंक जो है, किस वोट बैंक में नाराजगी यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, किस पार्टी से, किस दल से? क्योंकि अगर सरकार को लेकर बात करें तो प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार बनी है, तो ज्यादातर नाराजगी जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों की सरकार से ही रहती है। तो ऐसे में क्या इस नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर, आशीष? देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे नगर निकाय का हो, उसमें मुद्दे हमेशा वो राष्ट्रीय लेकर चलती है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के जितने स्टार प्रचारक, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हो या फिर जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री हैं जयवीर सिंह और तमाम जो डिप्टी सीएम ने यहाँ पर जो भाषण दिए हैं, उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को ही यहाँ पर बताया। हालांकि नगर निकाय चुनाव जो होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बताती है कि जो देश है और प्रदेश के, उसके लिए जो हित के बारे में सोचती है वो केवल भाजपा ही सोचती है। और जैसा कि आपने कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जाहिर तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो उसी के खिलाफ होती है, और यहाँ पर तो बरेली जो प्रत्याशी है उसको भी दोबारा से रिपीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर मतदाताओं के बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी है अपने छोटे छोटे कामों को लेकर। कभी किसी मतदाता का आरोप यह है कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा यहाँ पर बरेली में आया है उसका बंदाबांट किया गया है, वो पैसा पूरी तरह से लगाया नहीं गया है। कुछ लोगों का आरोप यह है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने थे वो अधूरे पड़े हुए हैं, उनको सुनियोजित तरीके से नहीं करा गया है। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो मंत्री हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और साथ साथ छोटी छोटी बैठकें करके ये कोशिश की जा रही है जो मतदाताओं के बीच की नाराजगी है उसको किसी तरह से दूर किया जाए। व्यक्ति विशेष में चिन्हित करके कि किस व्यक्ति को किस मुद्दे को लेकर नाराजगी है, उसको लेकर उससे मिला जा रहा है। बड़े स्तर के नेता उसके घर पर जा रहे हैं, उसके यहाँ चाय पी रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा वर्ग जो होता है चुनाव में हमेशा वो निर्णायक साबित होता है। और बात करें अगर जनता की, तो जनता अगर जो ठान लेती है वो निश्चित तौर पर वोटों के रूप में, और वोटों के बाद जब वोटों की गिनती होती है तो चुनाव परिणाम के रूप में सामने आता है। और इस बार भी जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया कि बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली थी बरेली में, और इस बार तो चूंकि डॉक्टर आईएएस तोमर निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी का, अगर आपके अनुसार मैं कहूं, जो नाराजगी वाली बात है, अगर जो नाराज वोट बैंक है, अगर एक मुश्त मुस्लिम वोट डॉक्टर आईएएस तोमर को पड़ता है और जो भाजपा की नाराजगी वाला वोट है वो भी उनको पड़ जाता है, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव के नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, काफी अहम ये जानकारियां दी हैं। और आशीष, जिस तरीके से आपने बात किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर चुनाव में उतरती है, और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब शाहजहांपुर की बात हो रही थी तो उस वक्त भी मनोज जी जुड़े हुए थे और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। मनोज जी, उसी बात को मैं आपके पास लेकर आऊंगा। क्या जिस तरीके से एक और ये कहा जाता है कि जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता को पता है कि वो किसके लिए, यानी कि किस उम्मीदवार के लिए और किस चुनाव के लिए मतदान कर रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको जनता के बीच लेकर जा रही है, मनोज जी क्या आपको लगता है जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बरेली की जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, यहां पर कर पाएगी? आपसे देखिए, इसमें आप मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, पर मैं उसको चुनावी प्रबंधन मानता हूँ जी। इसलिए ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, वोटर वही है, जनता वही है जी। बरेली शहरी क्षेत्र वही है, जी। लेकिन अब
2022 के चुनाव परिणाम में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी वहां सभी सीटें जीती विधानसभा के स्तर पे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी या उनके जी कार्यकर्ता का उनके संगठन की मानना होता है साहब, अगर देश जी में प्रदेश में और चूंकि स्थानीय तौर पर नगर जी निगम अपने आप में विकास के क्षेत्र में उसका एक बजट होता है और जी वो शहरी क्षेत्र के विकास के लिए वो काम करता है। तो जी उनका ये कहना होता है कि साहब देखिए हमारी सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, अगर नगर प्रमुख हमारा होगा, नगर मेयर हमारा होगा तो जनता का हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। और बिल्कुल दूसरी बात, जहां तक रही बात राष्ट्रीय मुद्दों पे जोड़ना या बाकी चीजें जोड़ना, हमने ये देखा है 2014 के बाद बदली परिस्थिति में लगातार भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के जी लोकसभा सांसद के चुनाव तक वो उसका केंद्रीय नेतृत्व सारे मुद्दों को साथ में लेके आता है और भावनाओं से लेकर के जाति, धर्म, संस्कृति, देश, राष्ट्र सबको जोड़ करके उसको वो उसका चुनावी कौशल है चुनाव जीतने का। और फिर ये कहेंगे कि वो परिस्थितियां याद करिए जब प्रदेश में सरकारें किसी दूसरी पार्टी की हुआ करती थी, तब जी भी भारतीय जनता पार्टी पर मैक्सिमम नगर निकाय क्षेत्रों में कब्जा हुआ करता था। जी तो इस बरेली जहां पर गौतम मेयर हैं या उनके नेतृत्व में या चुनाव की बात हो रही है और या उनके प्रत्याशी हैं, टक्कर भले ही हो, जी लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की जीत आसान इसलिए हो जाती है जी क्योंकि चुनावी प्रबंध तंत्र बाकी अन्य पार्टियों से उसका बेहतर होता है। जी चलिए, मतलब मनोज जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत जो है वो आसान से नजर आ रही है। आशीष, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। और जिस तरीके से मनोज जी ने भी जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके लिए जीत थोड़ी आसान से नजर आ रही है, लेकिन आशीष इस बीच अगर जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर कही जा रही है। अगर कार्यकाल को याद किया जाए, किसके कार्यकाल को बेहतर इस वक्त जो है जमीनी स्तर पर बरेली में माना जा रहा है? आपको कुछ रोचक तथ्य बताना चाहूंगा जो इस बार बरेली के नगर निकाय चुनाव में घटित हुए हैं। यहाँ पर बरेली में समाजवादी पार्टी ने पहले संजीव सक्सेना को टिकट दिया था और डॉक्टर आई.एस. तोमर को पहले टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट की घोषणा की तो नाटकीय घटनाक्रम के तहत डॉक्टर आई.एस. तोमर ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको समर्थन देते हुए संजीव सक्सेना से उनका पर्चा वापस करा दिया और उनका सिंबल भी वापस करा दिया। लिहाजा इस बार एक बड़ी बात यह है, जो 13 उम्मीदवार मैदान में है, इस बार ईवीएम पर साइकिल का चुनाव चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर बात करें कार्यकाल की, तो आपको बता दें कि डॉक्टर उमेश गौतम के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि स्मार्ट सिटी के तहत बरेली का चयन हुआ और स्मार्ट सिटी के तहत बड़ी भारी मात्रा में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का बरेली में भेजा गया और स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड की तरफ से बरेली में न केवल पार्कों को सौंदर्यीकरण करा गया बल्कि यहाँ पर कई ऐसे बड़े काम कराए गए जो स्मार्ट सिटी के तहत ही होना संभव थे। तो निश्चित तौर पर उसका लाभ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा और वो दावा भी कर रहे हैं, ये वादा भी कर रहे हैं कि आगे भी वो इसी तरह से विकास कार्यों को जारी रखेंगे। और वो दावा कर रहे हैं कि आजादी से लेकर अब तक जो जितनी स्ट्रीट लाइट अब तक नहीं लग पाई हैं उससे ज्यादा उन्होंने इन 5 सालों में लगाकर दिखाई है और सड़कों का चौड़ीकरण करा गया है, पार्कों का सौंदर्यीकरण करा गया है। लिहाजा दावे और वादे बहुत सारे हैं, लेकिन जनता की कसौटी पर ये सारे दावे और वादे इस समय मौजूद हैं और जनता ये तय करेगी कि जो प्रत्याशी हैं वो उनके दावों में और वादों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपने भाषणों में, अपने मंच में कभी भी एक तरफा जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरा जोर लगाए हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जीत का अंतर जो पिछले 13,000 था उसको बड़े से बड़े मार्जिन में लाया जा सके। जी अभिषेक। ठीक है मनोज जी, आपने सुना हमारे सहयोगी आशीष को। रणनीति ये बनी है कि जो 13,000 का वोट मार्जिन था, जो जीत मार्जिन था, उसको और बढ़ाया जाए। मनोज जी, इन दावों को किस तरीके से आप देखते हैं? 3 मंत्री यहां पर भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, डिप्टी सीएम भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि वहाँ के स्थानीय, चूंकि मेरे वहाँ पे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायकों से कई बार इस मुद्दे पे बातचीत हुई है और वो हर घर, मतलब व्यक्ति तक सब उनकी अपनी पहुंच है, उनकी अपनी बातें हैं। और जिन मंत्रियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन संगठन का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए अन्य पार्टियां रिजर्वेशन को लेकर के, चुनाव घोषणा को लेकर के तैयारी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जैसे विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और नगर निकाय चुनाव की तरफ आगे बढ़, अभी नगर निकाय चुनाव खत्म होगा, वो लोकसभा चुनाव की तरफ की तैयारियां चालू हो जाएंगी।
ये सब बातें कहीं ना कहीं जनता में बड़ा असर डालती जी। है। तो संगठन के स्तर पर और कैंडिडेट के स्तर पर और जी। खासकर बरेली का तक का जो रुझान और या पूर्व के चुनाव के परिणाम रहे हैं, उन सारी चीजों को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर 50% 60% भी शायद मेहनत या कौशल कर ले, या प्रत्याशियों को चयन कर ले। कई जगह अभिषेक जी के पूरे प्रदेश में जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई, हम लोग चूंकि लखनऊ राजधानी की बात कर ले, अब देखिए परिणाम क्या होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारती है तो भी, जीतती है तो भी, लेकिन चुनावी कौशल में वो पूरी मेहनत करती है, उसके पूरे कार्यकर्ता और टॉप लेवल के लीडर। जी। तो जिन मंत्रियों का, जिन विधायकों का, जिन पूर्व सांसदों का, या जिन कार्य संगठन के लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये अंतिम समय तक वोट डलवाने तक जी जान लड़ाते रहते हैं, परिणाम कुछ भी हो। और जी। यही वजह है कि वो लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। यही स्थिति कमोवेश बरेली की तरफ भी मुझे दिख रही जी, मतलब बिल्कुल। है। मनोज जी, जाहिर तौर पर जी जान जो है वो लगा रखी है सभी दलों ने, और तमाम प्रत्याशियों को लेकर बात करें तो प्रत्याशियों की ओर से भी दावे जो हैं लगातार तमाम किए जा रहे हैं। आशीष, अब इस बीच जानकारी आपसे, अगर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बात करें, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करें, वो मुद्दे क्या कुछ है? जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं बरेली के, वो क्या कुछ है? किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है शहरों में? देखिए, मैं बता दूं आपको कि बरेली में जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि स्मार्ट सिटी के तहत चूंकि बड़े पैमाने पर काम चल रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जगह जगह जो सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया गया है, उसमें कई जगह जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। बरेली में जो वार्ड नंबर 19 है संजय नगर का, वहां पर जो सड़क है उसका जो निर्माण है वो काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो मिनी बाईपास पर या तमाम शहर के अन्य हिस्सों में सड़कों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। उसका एक पक्ष ये है कि चूंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं, लिहाजा थोड़ी बहुत परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन जो जनता है उसका भी कहना यह है कि जो निर्माण कार्य जारी किए जा रहे हैं उनको सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा रहा है। पहले सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ दी जाती है, उसके बाद केबल डालने का काम होता है, फिर सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ दी जाती है। इस तरह के तमाम बातें सामने आ रही हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन लगातार जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मैंने जैसा आपको बताया कि ये नगर निगम का चुनाव है, देश और प्रदेश के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर गली की सरकार है, यहाँ पर जो सभासद आता है वो सड़क डलवाने का वादा करता है, साफ पानी पिलाने का वादा करता है, प्रकाश व्यवस्था का वादा करता है। लिहाजा यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यही है, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से चुनाव मैदान में है। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर स्टार प्रचारकों की फौज यहाँ पर उतरी हुई है, तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का है उसका पल्ला भारी दिखाई देता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो सपा से समर्थित हैं, उनके खिलाफ अगर पूरी पार्टी अगर अपनी ताकत झोंक रही है तो निश्चित तौर पर न पार्टी उनको अपना कमतर आंक रही है, ना ही जनता उनको कमतर आंक रही है, और ना ही हम लोगों को उनको कमतर आंकना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो देखा गया है, बरेली का इतिहास है कि 2 बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया है और तीसरी बार कांग्रेस, जिसके 1000 भी कार्यकर्ता किसी धरना प्रदर्शन में इकट्ठे नहीं होते हैं, उनको भी रिकॉर्ड मतों से सुप्रिया आयरन को जिताकर जनता ने यह दिखा दिया है कि जो व्यक्तित्व है वो इस चुनाव में जो है बाकी मुद्दों पर हावी रहता है। लिहाजा यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी को कमतर आंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि जो मुख्य मुकाबला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है, और बहुजन समाज पार्टी, एमआईएम और जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं भी चुनावी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी कुलभूषण त्रिपाठी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट लेकर जाते हैं तो उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जाहिर तौर पर किसी भी प्रत्याशी को कम जो है नहीं आंका जा सकता। मनोज जी, आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से चर्चा के अंतिम पड़ाव में ही हैं हम, सवाल भी आपसे मैं वही करूंगा जिस तरीके से हम शाहजहांपुर को लेकर जब बात कर रहे थे उस वक्त भी यह चर्चा कहीं ना कहीं उठी थी कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। क्या इसे सेमीफाइनल के रूप में देखना मनोज जी ठीक? नहीं, बिल्कुल। कारण ये है कि देखिए, जी। बीच में जब कभी कभी उपचुनाव हुआ करते हैं, कभी जी। चाहे वो विधानसभा के या लोकसभा को, तो हम लोग उसको एक वानगी तौर पर देते हैं। लेकिन ये तो पूरे प्रदेश को चुनाव होगा, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक शहरी क्षेत्र का, नगर निकाय का, नगर पंचायत का, नगर निगम का चुनाव है। और इसका जो परिणाम आएगा, कहीं न कहीं उन जो भी पार्टियों के जी। नगर प्रमुख होंगे, मेयर चुनाव जीत के आएंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लाभकारी होगा और उसका मैसेज भी दूर तक जाएगा। जी। रही बात, एक सवाल आपका बीच में था स्थानीय समस्याओं को लेकर के। देखिए, बरेली के विकास को लेकर के नगर निगम क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है, क्योंकि जी। बांस और
माझा फर्नीचर बिल्कुल उद्योग, बिल्कुल टेक्सटाइल। बिल्कुल मनोज जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि दावे जो हैं तमाम हजार किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखना बड़ा दिलचस्प होगा मनोज की जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को जनता किस तरीके से हाथों हाथ लेती है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। साथ ही साथ आशीष आपका भी शुक्रिया, बरेली के जो तमाम जमीनी मुद्दे हैं वो आपने जनता तक पहुंचाए हैं, बताए हैं। इसी के साथ सिटी का सरताज कौन बनेगा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हाँ, जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता किस तरीके से 11 तारीख को मतदान करेगी, किस तरीके से क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी, वो लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।